हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो आज हम करने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। ये जो आपके क्लास 10th में जितनी भी पोएम्स हैं उसमें सारी पोएटिक डिवाइस जितनी भी आती है वो सब मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। इसकी कम से कम 2 to 3 रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैम पोइटिक डिवाइस कराइए। 2 to 3 मार्क्स का जो हमारे पोइटिक डिवाइसेस आते हैं और उसमें हमारे सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस क्या होती है हमारी? जैसे कि एक लाइन लिखी हुई है, देखो सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद आपको उसकी थ्योरी एक्सप्लेन की है। देखो, होल्डिंग अ यूनिक यूनिवर्स अनडन बाय यू। क्या यहाँ पे आपको कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे यू जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? यू रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखो बहुत बार, 3 बार ये कम से कम रिपीट हो गया है। तो एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है विच इज प्रेजेंट इफ द साउंड ऑफ सेकंड या थर्ड लेटर, सेकंड या थर्ड लेटर का जो साउंड है वो रिपीट हो एक सीरीज में, यानी कि एक सीरीज मतलब लाइन से। इट क्रिएट अ रिदमिक इफेक्ट। ये क्या क्रिएट करता है? आपका रिदमिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक लय बनाता है। इसके मोर एग्जाम्पल देखिए आप, आपकी जो पोयम है फायर एंड डस्ट वाली, उसमें आपके इसमें दिया हुआ था द साउंड एफ जो है फेवर फायर। वहां पे एक लाइन आई थी, उसमें एक वर्ड, दो वर्ड यूज हुए थे, फेवर एंड फायर। तो इसमें एफ यूज हो रहा है 2 बार। ठीक है, वर्ल्ड विल, ठीक है वर्ल्ड विल, तो इसमें डब्ल्यू यूज हो रहा है आपका 2 बार। ठीक है, यानी कि 2 या 3 बार कम से कम रिपीट होना एक वर्ड का, वर्ड मतलब लेटर का, ठीक है वर्ड का नहीं लेटर का, तो वो होगा आपका एलिट्रेशन। ठीक है, अब आगे है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ा के बोलना कोई चीज को, तो हाइपरबोल क्या होता है? एग्जेजरेट होता है। एग्जेजरेट मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है दैट इज वी कैन यूज टू स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी दबाव देना चाहते हैं हम किसी चीज के ऊपर, या बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको इससे जो है जाहिर किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई वॉज सो कोल्ड, मुझे इतना ठंडी लग रही थी कि आई सॉ पोलर बियर डांसिंग इन द नाइट स्काई, मैंने पोलर बियर को डांस करते हुए देख लिया। सोचो कि इतना ठंड लग रहा था कि पोलर बियर, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये तो इतना कोल्ड, पोलर बियर किसको दर्शा रहा है? कोल्ड को बता रहा है। तो क्या इतनी हमें ठंड लग सकती है कि हम पोलर बियर को डांस करते हुए देख पाए नाइट स्काई में? नहीं ना, ये बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि इतनी ठंड लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मैं नॉर्थ में हूँ, यानी कि पोलर बियर को डांस करते हुए देख रहा हूँ, ऐसी बर्फ में हूँ, इतना ठंडा लग रहा था। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोला है। ऑब्वियसली जैसे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे, ऑब्वियसली पोलर बियर जो है वो डांस नहीं कर सकता जनरली। थस द रेफरेंस जो पोलर बियर का है डांसिंग इन द नाइट में, वो एग्जेसरेट किया गया है फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। इसमें कौन सी फीलिंग बताई गई है आपको? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ था आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो यहाँ पे किसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है? कोल्ड की। उसको इतनी ठंड लग रही थी, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोला। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना कि भाई इतना गजब का एक्सीडेंट देखा ना मैंने कि मेरी रूह कांप गई। तो हम बोलते हैं ना कि रूह कांप गई। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी रूह कांप जाए? नहीं ना, हमारी आत्मा कांप जाए ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर जरूर कांप सकता है, लेकिन ऐसा ये बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मेरी रूह कांप गई तो भयंकर एक्सीडेंट देखा। क्या अभी जो तुर्की और रशिया में जो अपने क्या हुआ है, भूकंप आया है ना, अर्थक्वेक, तो 7.8 रेक्टर स्केल का, तो हम बोल सकते हैं कि यार इससे देख के ना मेरा तो दिल ही पिघल गया। हम बोलते हैं कई बार कि इतनी खतरनाक हालत हुई है वहां पे लोगों की, क्या सच में दिल पे पिघला है हमारा? नहीं ना, ये बस एक हाइपर बोला है, यानी बढ़ा चढ़ा के हम अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हैं सैडनेस की, दिल पिघलने से बोल के। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपर बोल। नेक्स्ट आपका आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? हाँ, इमेजरी इज अ पोएटिक डिवाइस होती है विच इज यूज टू एड डेप्थ, डेप्थ यानी गहराई को बताता है सेंटेंस में। थस डिस्क्रिप्टिव नेचर, जो नेचर को डिस्क्राइब कर रहा हो, किसको डिस्क्राइब कर रहा हो? नेचर को। ठीक है, जनरली इमेजरी जो होती है वो अपील करती है एटलीस्ट वन ऑफ 5 सेंसेस। हमारी जो सेंसेस होती है, आईज, स्किन, नोज, ईयर, और हमारी जो
नोज से जो हम स्मेल वगैरह करते हैं, वो हमारी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करता है। ये इमेजरी मतलब कि इस सेंटेंस में यूज हो सकता है। इन द अदर वर्ड, इमेजरी जो होती है वो क्रिएट करती है इमेज इन आवर माइंड, हमारे माइंड में ना एक इमेज बनाती है जो डेप्थ लाती है हमारे लिटरेचर में, यानी कि हमारे लिखावट में। इधर देखो, पहला तो है साइट। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारी 5 सेंसेस यूज हुई है? सोचो वहां पे सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस में आ जाए ग्लूमी। ग्लूमी हम क्या बोलते हैं कि सैडनेस सा थोड़ा है ना, वहां का जो माहौल था ना वो सैडनेस सा था, यानी ग्लूमी सा था। तो ये हमारे देखने से फील होगा। फिर आया आपका ब्राइट, बोलते हैं ना ब्राइट सन चमक रहा था, तो ये ब्राइट भी साइट से रिलेटेड हुआ। फॉगी, फॉगी यानी कि वो बहुत ही ज्यादा धुंध भरा हुआ था, तो ये हो गया हमारी आईज से रिलेटेड। वाइब्रेंट हम बोलते हैं ना कि चमकदार कपड़ा था, मान लो वाइब्रेंट कपड़ा था, तो इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा टच, सेंटेंस में यूज हो सकता है, जैसे स्टिकी स्लाइम, है ना, सॉफ्ट चीक्स, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। हार्ड फीलिंग्स, तो ऐसे वर्ड फील जब आपके सेंटेंस में यूज होंगे तो वहां इमेजरी हुई होगी, यानी कि आप कुछ फील कर पा रहे होंगे। साउंड में आपके बूम आ सकता है, बज या बजिंग साउंड बोलते हैं ना अपन, वो आ सकता है, विस्पर आ सकता है। टेस्ट में अगर आप देखें तो जूसी, स्वीट, स्पाइसी, बिटर, ऐसे वर्ड आएंगे। स्मेल में आके आएगा आपके रॉटन, पंजेंट, स्टिंकी, यानी ये बदबूदार हो गया ना, पंजेंट भी बदबूदार, रॉटन भी सड़ा हुआ, ऐसा वर्ड आ सकते हैं। तो ऐसे वर्ड आएंगे तो आप समझेंगे कि ये हमारे 5 सेंसेस यूज हो रहे हैं हमारे। कोई भी एक भी सेंसेस अगर यूज हो रहा है ना, जैसे कि विस्पर, विस्पर यानी कि हम, ये जो है कोई फुसफुसा रहा है कान में, तो ये साउंड से रिलेटेड हुआ, यानी कि हमारे ईयर से रिलेटेड हुआ, तो ये हमें एक इमेजरी का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट हम आए मेटाफर पे। मेटाफर सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि हाँ, ये है भी कंफ्यूजिंग। द मेटाफर इज यूज टू डिस्क्राइब अ थिंग। मेटाफर जो है डिस्क्राइब करता है एक चीज को, मेंशनिंग सम अदर थिंग, दूसरी चीज को मेंशन करते हुए। ऑल्सो अ मेटाफर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अनदर। किसी, कोई एक इंसान या कोई एक चीज दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हो, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर, विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी उसके बीच में कोई लाइन ही नहीं होगी, सीधा सीधा वो उसका एग्जाम्पल होगा। जैसे कि स्प्रेड माई सेल्फ ऑन ब्लू कैनवस, मैंने अपने आप को ब्लू कैनवस पे बिछा दिया एक तरीके से, यानी कि ब्लू कैनवस से मैं जुड़ गया। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया तो आपके फॉग वाले चैप्टर में, फॉग वाली पोएम में एक आंसर है, फॉग इज कंपेयर टू कैट। फॉग के जो बोला था ना कि अपने क्या बोलते हैं, सॉफ्ट से पाव से लेके, पाव यानी कि जो पंजे हैं उनको लेके कैट आई है। ठीक है, फॉग आया है एक कैट की तरह, तो ये यूज हुआ है। तो आप बोलेंगे मैं मेटाफर अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ अभी भी कैसे समझ में आएगा आपको। देखो एक एग्जांपल इसका लेती हूँ कि आई एम द किंग ऑफ इंडिया। मान लो कोई ये बोल रहा है कि आई एम द किंग ऑफ इंडिया, मैं किंग हूँ इंडिया का। तो इसने सीधे, मैंने, आई यानी कि मैंने अपने आप को सीधा सीधा एक चीज से क्या करा है, डिनोट किया है या मेंशन किया है, मैंने किंग ऑफ इंडिया से अपने आप को। ठीक है, यानी कि हम अपने आप को या हम किसी भी चीज को किसी और चीज की उपाधि, उपमा दे दे, सॉरी उपमा, उपमा अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो ये मेटाफर उपमा ही, रूपक ही हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मेटाफर में जो एक कोई चीज या कोई पर्सन होगा वो सीधा सीधा दूसरे का जो रिलेट करेगा दूसरे से। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे मैम अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है। तो जैसे कि मैंने लिखा, दो एग्जांपल लिखा कि ही वॉज द स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन ऑफ द रसिया, वो रसिया का स्पोर्ट्समैन है। उसने सीधा सीधा बता दिया, ये क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या किया है, डिक्लेयर किया है। जब भी हम कोई चीज को डिक्लेयर करते हैं तभी भी हम बोलते हैं कि ये मेटाफर है। ठीक है, तो आई होप मैंने काफी एग्जांपल दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सिमिली। सिमिली सबसे इजी, ये सिमिली सबसे इजी पोइटिक डिवाइस होती है आपकी। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन सिमिली, सिमिली और मेटाफर के बीच में एक डिफरेंस होता है कि सिमिली डिस्क्राइब करता है दो चीजों को सिमिलर टू ईच अदर, जो सिमिलर हो एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा सीधा बोल दिया कि ये चीज है, नहीं। इसमें वेयर एज मेटाफर जो होता है, दो थिंग प्रेजेंट एग्जैक्टली एज वन,
उसको एक ही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज एंगर बर्न लाइक इनसेटिएबल फायर। उसका जो एंगर था, उसका जो गुस्सा था, वो बर्न किया इनसेटिएबल फायर की तरह। यहाँ लाइक वर्ड आया है, ठीक है, तो लाइक सिमिलैरिटी को बताता है, ठीक है। तो इनसेटिएबल यानी बिना बुझने वाली, कभी बुझने वाली जो फायर होती है, ना बुझने वाली फायर जो होती है, इस तरीके से उसका गुस्सा फूटा। नोट, एक चीज बहुत अच्छी तरह आपको नोट हो जानी चाहिए कि सिंस बोथ मेटाफर और सिमिली आर बाइफर्केशन ऑफ इमेजरी, ये दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं, इमेजरी से जुड़े हुए रहते हैं। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में एक बहुत पतली लाइन है। हाउएवर जनरली वी कैन स्पॉट सिमिली, सिमिली हम स्पॉट कर सकते हैं अगर सेंटेंस में हमारे क्या आया है, लाइक, एज, सिमिलर टू। ये तीन वर्ड आपके आए हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा किसका बात हो रही है, सिमिली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिमिली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आयरनी क्या है, ठीक है। आयरनी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पोएटिक डिवाइस, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है आयरनी। एंड आयरनिकल स्टेटमेंट जो होता है इंक्लूड अ सरकास्टिक इफेक्ट, सरकास्टिक इफेक्ट मजाकिया इफेक्ट लाता है यहाँ पे। इन द अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वी कैन डिटेक्ट, डिटेक्ट नहीं पहचान सकते हैं आयरनी, व्हेन वी राइट समथिंग दैट कंट्राडिक्टरी टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कंट्राडिक्टरी यानी कि ये रहा, कंट्राडिक्टरी यानी कि अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ऑफ सेइंग। सिर्फ अपोजिट नहीं है यहाँ पे, कहे जा सकने का उल्टा ये होता है। जैसे कि फायर स्टेशन बर्न डाउन, जो फायर स्टेशन था जो खुद आग बुझाता है, वही क्या हो गया, बुझ गया, यानी बर्न हो गया। तो ये उल्टा हो गया ना यार, फायर स्टेशन जो आग बुझाता था वही जल गया, यानी कि अपोजिट हो गया सेइंग का। हम क्या कहते हैं कि फायर स्टेशन आग बुझाता है, जबकि वो खुद ही, उसका अपोजिट हो गया, वो खुद ही जल गया। तो ये होता है आपका आयरनी। इसका मेन एग्जांपल एक हिंदी में अपन बोलते हैं कि गुरुजी खुद तो बैंगन खाते नहीं है, लेकिन अपने शिष्य को एडवाइस देते हैं कि बैंगन खाओ। तो ये क्या हो गया, आयरनी हो गया, यानी अपोजिट हो गया, कहावत का अपोजिट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीमोरन की तरफ। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन प्रेजेंट इफ टू कंप्लीटली अपोजिट वर्ड, अगर दो कंप्लीटली अपोजिट वर्ड जो है वो कंजंक्शन यानी एक साथ यूज हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बोथ द वर्ड्स हैव सेम डिफरेंस। ये देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, सेम और डिफरेंस। जो सेम होता है उसका अपोजिट क्या होगा आपका, डिफरेंस अपोजिट होगा ना। तो ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं जो एक साथ लिखे गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑक्सीमोरन बोलेंगे। यहाँ पे देखो, ही वॉज क्वाइट इन रेज, वो क्वाइट यानी शांति भरे गुस्से में था, शांति भरे गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्वाइट का अपोजिट रेज होता है, दोनों एक साथ लिख दिया है, कंजंक्शन में यूज कर लिया है, तो ये हुआ ऑक्सीमोरन। जैसे कि एक और एग्जांपल है, आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात में काम कर रहा था। दिन का अपोजिट होता है रात, यानी कि डे का अपोजिट होता है नाइट। एक साथ यूज किया है बिना कोई वर्ड बीच में आए हुए, इसलिए इसे हम बोलेंगे ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ओनोमेटेप, ओनोमेटोपिया में चलते हैं। ओनोमेटोपिया क्या होता है कि यहाँ पे वी टेक हेल्प ऑफ वर्ड्स टू इमिटेट साउंड, साउंड को इमिटेट करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिक टॉक, टिक टॉक, हम बोलते हैं ना कि क्लॉक कैसे साउंड कर रही है, टिक टॉक, इस तरीके से। द काउ गोज मू, मतलब काउ जो है वो आवाज कर रही है मू की, ठीक है, सो ऑन, ऐसे। तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चिड़िया करती है, चिड़िया की एक साउंड आ रही है पोएम में, जैसे चिरपिंग, है ना, तो ये वर्ड, या चैटर, बातचीत कर रहे हैं अपन बहुत ज्यादा। तो ऐसे साउंड जो होते हैं ना, यानी कि ओनोमेटोपिया ये जो रिलेटेड है वो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड, साउंड वाले वर्ड्स आए, साउंड वर्ड्स, ठीक है, डी वर्ड्स। जैसे कि एक वर्ड और होता है टिंगलिंग, ठीक है, या होता है टिंकलिंग, ठीक है। तो ऐसे साउंड्स वाले वर्ड जो आएंगे वो ओनोमेटोपिया बताते हैं। फिर आया हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इन द केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन वी गिव ह्यूमन लाइक एबिलिटी टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ह्यूमन लाइक ऑब्जेक्ट की एक्टिव एबिलिटीज दे देते हैं। जैसे कि अब देखो,
नॉन लिविंग थिंग जो होती है ना, वो ह्यूमन एट्रीब्यूट से रिलेटेड ह्यूमन नेचर को दिखा देगी। जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है स्काई वेप्ट टीयर, यानी स्काई जो है रोने लगे, स्काई क्या हो, रोने लगे। तो रोता कौन है, एक तो ह्यूमन रोता है, ह्यूमन रोता है ना। तो ह्यूमन के जो गुण हैं, ह्यूमन की जो प्रॉपर्टी एबिलिटी है, वो स्काई में दिखाई जा रही है, यानी कि स्काई एक नॉन लिविंग थिंग है, और उसमें जो हम क्या यूज कर रहे हैं कि वो लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी बताया जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉग भी पर्सोनिफाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉग कम्स एंड सिट, फॉग आता है और बैठ जाता है। तो बैठता कौन है, लिविंग थिंग जो होगी वही तो बैठेगा, वही तो बैठेगा। अब जिस फॉग है जो नॉन लिविंग थिंग है, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, लिविंग थिंग के गुण एट्रीब्यूट्स बता दिए इसको, लिविंग थिंग की एबिलिटी से डिनोट कर दिया फॉग को। तो ये होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि टेबल है ना, वो क्या करने लगी, ट्रेम्बल करने लगी, ट्रेम्बलिंग लाइक हैंड ऑन ऑन ड्रम। जब हम ड्रम को हैंड हैंड को सॉरी ड्रम के ऊपर रख देते हैं तो किस तरीके से हाथ ट्रेम्बल करते हैं हमारे, धूजते हैं। तो उस तरीके से टेबल को फिर भी क्या कर दिया हमने, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज गुण एट्रीब्यूट्स बता दी। ठीक है। फिर आता है हमारा एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है कि we use an allusion to state circumstance or object in order to represent a given idea। दिए हुए आइडिया को हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं एल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब्राहम लिंकन इज नोन फॉर हिज ग्रेट लीडरशिप स्किल। जैसा हमें पता है कि अब्राहम लिंकन बहुत फेमस है हमारे अपनी लीडरशिप स्किल के लिए, तो हम उसको एल्यूसिव स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ही इज द अब्राहम लिंकन ऑफ आवर कैंपेन, हमारा जो कैंपेन अभियान था ना, उसका एक ग्रेट लीडर यानी अब्राहम लिंकन बन के वो उभरा। हम कई बार बोलते हैं कि जैसे कि ही इज सचिन, ही इज सचिन ऑफ आवर गली क्रिकेट, गली क्रिकेट, यानी कि वो ना सचिन है, यानी कि सचिन तेंदुलकर है हमारी गली क्रिकेट का। तो हमने क्या किया, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दिए हुए एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक सिचुएशन दे दिया, फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है, पर्सन का नाम दे दिया। इज सचिन ऑफ आवर गली क्रिकेट, वो है ना हमारी गली क्रिकेट का सचिन है, यानी कि फेमस है वो काफी, या फिर बहुत अच्छा खेलता है हमारी गली का। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अल्यूजन। इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो है ना हमारे गली का शेर है ना। तो शेर है यानी उसको क्या दे दिया, एक हमने उपाधि दे दी है। उपाधि यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसको किसी महान व्यक्ति या महान चीज से क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया है किसी भी चीज को, तो वो हो जाएगा हमारा एल्यूजन। फिर आता है आपका एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, द रिपीट्स ऑफ यूज ऑफ वर्ड, वर्ड जो रिपीट होंगे स्टार्ट ऑफ मोर टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया सेड द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर बट शी वॉज स्टूपिड क्रिएचर, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन, फार टू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे लाइन की स्टार्टिंग में दो बार यूज हो रहा है। देखो स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ टू लाइन्स, दोनों लाइन में फार फार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे फार कंजिक्यूटिव लाइन में यूज हुआ है दोनों में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एनाफोरा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल है, मोर टू प्ले देयर, मोर टू गो हेयर, ऐसे मान लो यूज हो रहा है। तो सेंटेंस के दोनों यूज में मोर मोर हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है, ठीक है। फिर आपका आएगा असोनेंस। असोनेंस क्या होता है आपका, द फॉलोइंग सिंपल एग्जाम्पल होता है असोनेंस का, सी सीम्स टू बीम लीन रेज ऑफ सनशाइन विद हर आईज ऑफ ग्रीन। यहाँ पे बार बार आप देख रहे होंगे इन इन साउंड यूज हो रहा है, जैसे कि सीम, बीम, लीन, ग्रीन, हो रहा है कि नहीं। तो इधर ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, किसका, ई साउंड का। तो यहाँ पे किसका, बीम, सीम,
लीन और ग्रीन। तो ध्यान रखना असोनेंस में ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वोवल साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो हमारा असोनेंस से रिलेटेड होता है। बस इतना ही होता है आपके। फिर आपका आता है पैराडॉक्स, कि आपका पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स फंक्शन करता है मीन ऑफ सेटिंग अप सिचुएशन, सिचुएशन को सेटअप करने के लिए यूज होता है। कंसेप्ट होता है अपीयरिंग ऑन सरफेस ऑफ कंट्राडिक्टरी और इम्पॉसिबल, सरफेस हो कंट्राडिक्टरी और इम्पॉसिबल, तो उसमें आता है पैराडॉक्स। अब देखो, कंट्राडिक्टरी और ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल हो तो हम उसे बोलेंगे पैराडॉक्स। जैसे कि हम बोल रहे हैं सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मनी को सेव करो उसे खर्च करने के साथ। ठीक है, खर्च करके सेव मनी, मनी को सेव करो, क्या ऐसा हो सकता है? मनी को आप खर्च करके सेव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, इफ आई नो वन थिंग, अगर मुझे कुछ पता हो, एक चीज पता हो, इट्स दैट आई नो नथिंग, इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये हो गया इम्पॉसिबल, यानी कंट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये एंड की शुरुआत है। ये किसकी शुरुआत है? एंड की शुरुआत है। तो यार ये क्या बात हुई भाई, यहाँ पे तो अलग ही बोल दिया कि भाई एंड की शुरुआत, ये तो अपोजिट इम्पॉसिबल हो सकता है। फिर है डीप डाउन यू आर शैलो, यानी बहुत गहराई में तुम शैलो हो। शैलो यानी कि ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो। तो अगर डाउन भी है और ऊपर ऊपर से भी बात कर रहा है तो ये क्या हुआ? ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इम्पॉसिबल होगा ये ऐसा होना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ऑक्सीमोरन पढ़ा था, ऑक्सीमोरन। तो उसमें हमने देखा था कि अपोजिट वर्ड्स जो है ना, अपोजिट वर्ड्स वो ना एक साथ यूज हो रहे थे, जैसे कि डे एंड नाइट, NIGHT ऐसे यूज हो रहा था। जबकि पैराडॉक्स में क्या होगा? पैराडॉक्स, इसमें क्या होगा कि अपोजिट वर्ड यूज होंगे आपके, अपोजिट वर्ड्स ही यूज होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है एक साथ यूज हो सकता है कि आई वॉज इन द डे आफ्टर द नाइट। तो यहाँ पे डे एंड नाइट का तो यूज हुआ, लेकिन एक साथ यूज नहीं हो रहा है, अलग अलग यूज हो रहा है। तो ऐसे में आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्रेन। ठीक है, तो अ वर्स, अ लाइन, एक वर्स हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, एक सेट हो सकता है, या ग्रुप ऑफ लाइंस हो सकती है जो रिपीट हो रेगुलर इंटरवल के साथ इन द डिफरेंट स्टैंजार में। जैसे कि एक पोएम है डक एंड द कंगारू, उसमें क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, ये सेट द डक टू कंगारू, सेट द डक टू कंगारू, ये बार बार यूज हो रहा है। तो पूरी की पूरी ही लाइन जो रिपीट हो जाए वो कहलाता है रेफरेन। ठीक है, एक एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे बार बार रिपीट हो एक लाइन, तो वो कहलाता है आपका रेफरेन। ठीक है, उसको रिपीटेशन भी हम बोल सकते हैं रेफरेन को ज्यादातर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि रिपीटेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, जबकि रेफरेन जो होता है वो एक ही पोएम में एक ही रेगुलर इंटरवल के साथ में आपका यूज होगा। ये होता है रेफरेन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो है पोएटिक डिवाइसेस समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं क्लास 10th के हिसाब से आपको किस तरीके से फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम से रिलेटेड जो है वो आपके मैं डिवाइसेस जो है यूज करके बताऊं, तो आपके लिए वो मैंने क्लास तैयार कर रखी है। जैसे ही आपके इस पे कमेंट आना शुरू होंगे कि हाँ मैम हमें ये चाहिए, तभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। काफी सारे जो है मैंने आपके हर एक पोएम से, देखो फॉर एन ग्रेगरी, कस्टर्ड टेल्स, ये सबसे मैंने जो आपके पोएटिक डिवाइस ले रखी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट कीजिए कि हाँ मैम इसे भी एक्सप्लेन कीजिए। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़े ये कंफ्यूजिंग रहते हैं पोएटिक डिवाइसेस, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स सीखेंगे, तो ये आपकी काफी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।